बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूं सईद चौधरी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें किस कानून के तहत पकड़ा गया है, उनके ऊपर इल्जाम क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब हमारे जो वजीर आजम है, इन्हें कतर जाना पड़ गया है। रजाकराना तौर पर नहीं जा रहे, ये मजबूरी के तहत जा रहे हैं। ये क्यों जाना पड़ गया है, इस पर बात करेंगे। और फिर सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, उनके और अलीमा खानम के दरमियान हो गया जनाब लड़ाई की वजूहात जो हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और हमाद अजहर साहब जो हैं जनाब, वो जिमनी इलेक्शन से भाग गए हैं। 2-3 ट्वीट खटकाए हैं उन्होंने, लेकिन उन ट्वीट्स को अगर हम देखें तो उनका जो दोगला चेहरा है, दो रुखी जिसको कहते हैं, अगर ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो इसको मुनाफकत भी कहा जा सकता है। ये मुनाफकत क्या है, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला करने के इल्जाम में 75 मुजरिमों को सजाएं सुना दी हैं। 109 उसमें टोटल जो हैं वो मुलजमान थे। अच्छा, कल के विलाग में मैंने आजम स्वाति का भी जिक्र किया था कि उनका भी ट्रायल हुआ है, तो ये खबर दुरुस्त नहीं थी। आजम स्वाति का ट्रायल नहीं हुआ इस मुकदमे में। अच्छा, बहरहाल उसमें 59 लोग जो हैं उनको 10-10 साल कैद की सजा हुई है, और 16 लोग जो हैं उनको 3-3 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि 34 लोग जो हैं वो बरी हो गए। अब वो जजमेंट सामने आएगी तो फिर पता चलेगा, लेकिन जिस अंदाज में जो सजाएं सुनाई गई हैं, किसी को 3 साल, किसी को 10 साल, तो इससे ये लग रहा है कि हर एक का जो किरदार है, जैसे पहली जजमेंट्स आई हैं 9 मई के मुकदमात की, कि जिसका जो किरदार है उसके मुताबिक सजा दी गई है। अब इसमें जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं उनमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब फिर आ गए एक मरतबा, शिबली फराज साहब आ गए, जरताज गुल साहब आ गई, और कमल शोजब जो हैं वो आ गई हैं। इस्माइल सरला समेत पीटीआई के 2 एमपीए फैसलाबाद से जो है, उन्हें भी 10-10 साल कैद की सजा जो है ये सुनाई गई। और फिर जो शेख रशीद के भांजे या भतीजे हैं, शेख राशिद शफीक, उनको भी 10 साल कैद की सजा हुई है। उनको इससे पहले भी सजा हो चुकी हुई है। जब ये मोहम्मद अली मिर्जा का जिक्र करेंगे तो फिर वहां भी इनका जिक्र करूंगा मैं, राशिद शफीक साहब का। अच्छा, मामला ये है कि ये लोग जो हैं, ज्यादातर लोग जो हैं ये मफरूर हैं, भागे हुए हैं। ट्रायल में शरीक होते रहे, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गए, क्योंकि फैसला महफूज किया गया था और इनको अंदाजा था कि इनके खिलाफ जो शहादतें थी उसकी बुनियाद पे इनको सजा हो जानी है। इसलिए ये सबान जो है ये अदालत में पेश ही नहीं हुए जिस दिन फैसला सुनाया जाना था। तो अब क्या इनका फरार जो है, इनकी मफरूरी जो है, इनका भगोड़ापन जो है, क्या इन्हें जेल जाने से बचा सकता है? अब लाहौर हाई कोर्ट में जो भागे हुए हैं लोग, मतलब कह लेंगे, अहमद बच्चर की बात कर लेते हैं, उन्होंने अपीलें फाइल की हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट इंटरटेन ही नहीं कर रही, उनका नंबर ही नहीं लग रहा। हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, वो ये फैसला दे दिया है कि जनाब जो जब तक ये लोग सरेंडर नहीं करेंगे ना, अगर ट्रायल कोर्ट से किसी को सजा हो जाती है और वो सरेंडर नहीं करता, तो उसकी अपील जो है वो इंटरटेन नहीं की जाएगी, मेंटेनेबल नहीं है, काबिल सुनवाई नहीं, नंबर ही नहीं लगता उसके ऊपर। अब ये मलिक अहमद बच्चर साहब जो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने अपनी जो नहली हुई है उसको भी, क्योंकि सजा हुई और सजा की बुनियाद पे वो नाहल हो गए, तो उस नहली को उन्होंने चैलेंज किया। तो जो नहली के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच था, तो उसने भी ये कहा कि जनाब ये पहले सरेंडर करेंगे, फिर इस दरखास्त का फैसला होगा, फिर सुनवाई होगी। तो ये कहां तक भागेंगे? और दूसरी बात यह है कि जनाब ये कह रहे जनाब राना सनाउल्लाह के घर और जनाब कोर कमांडर के घर बराबर हो गए। भाई उधर भी 780 लगी थी, उधर भी 780 लगी, उधर भी दहशतगर्दी थी, उधर भी जलाओ कराओ था, उधर भी जलाओ कराओ था। दूसरी बात यह है कि इनको मशकूर ममनून होना चाहिए राना सनाउल्लाह का, वो अगर हफाजत खुद इख्तियारी के तहत कोई सख्त कार्रवाई कर देते, वहां पे अपने मुहाफिजों कहते जनाब इनको जो भी इनकी जानें चली जाती, तो फिर क्या होता? फिर इन्होंने गोली क्यों चलाई? अब कहते हैं गोली क्यों नहीं चलाई? ये बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी हैं। एक जजमेंट मैंने रिपोर्ट की हुई है, वो ये इकबाल टाउन में
ये कोई सड़कों की मुरम्मत तसीह वगैरह का कोई प्रोजेक्ट था। तो एक शख्स साहब मुझे याद पड़ता है, उसका नाम काले खां शायद इस तरह का नाम था, और मुशर्रफ का दौर था। और वो ठेका जो है, वो जो मुशर्रफ के दौर में जिन लोगों को ठेका दिया जाता था उन्हीं लोगों के पास ठेका था, वो बड़ा ताकतवर अदारा है। तो वहां जनाब उसकी कोई दीवार गिराने की इन्होंने कोशिश की, उसको तजावजात में शामिल किया, इस तरह की बात हुई। तो वहां जनाब उसने फायरिंग कर दी, वो काले खान ने। तो जनाब उसको गुस्सा हो गई नीचे से। फिर लाहौर हाई कोर्ट में मामला आया तो उसने तस्लीम किया कि हाँ जी बिल्कुल जनाब ये मैंने किया, मेरा ये घर गिराने लगे थे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि जनाब अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई बंदा फायरिंग कर देता है अपने दिफा में तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो इनको तो ममनून होना चाहिए, मैं कह रहा हूं राना सनाउल्लाह का, कि बड़े खुले दिल का उन्होंने मुजाहरा किया और इनको करने दिया जो इन्होंने करना था। तो दूसरी बात यह है कि ये भाग के कहीं जा नहीं सकेंगे। जहां पनाह ली हुई है ना, वहां भी मैं मुतअद्दिद बार ये अर्ज कर चुका हूं कि ताज़िरात पाकिस्तान जो अदालती मफरूर हैं, भगोड़े हैं, सजा याफ्ता हैं, उनको पनाह देना एक जुर्म है और 7 साल कैद तक की सजा हो सकती है। कहां तक भागेंगे ये लोग? और दूसरी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वाली बात है ना, उसमें मैं ये अर्ज कर दूं कि जनाब 25 अगस्त यानी एक दिन पहले रात 9 बजे, यानी इसी रात 9 बजे उनको उनके इदारे में कुछ लोग आए हैं FIA के। उन्होंने जनाब उन्हें कहा कि जनाब आला अफसरान कुछ आपसे मिलना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चलिए। तो वो जनाब उनको अपने साथ बिठा के ले गए। उस मौका पे जो वहां और उनकी अकेडमी है तो वहां उनके बहुत सारे लोग भी थे। तो उन्होंने जनाब कहा कि हमने भी साथ जाना है। वो जो साथ जाने वाले उनके साथी थे जो साथ गए उनके, वो नदीम, तलहा, इरशाद, इमरान मुगल और इमरान नाम के 2 शख्स जो है वो भी गाड़ी में बैठ गए। चलो जी हम भी चलते हैं साथ। फिर वो उन्हें DC ऑफिस में ले गए जेल में। तो फिर इन लोगों को जो है उनके साथी थे उनको जनाब वापस भेज दिए गए, आप लोग जाएं, आप अंदर नहीं जा सकते। और इनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को हिरासत में ले लिया गया और 3 MPO के तहत नक्शे अमन आमा के खदशा के पेश नजर इनको हिरासत में ले लिया गया। अच्छा, मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ है कि आपने देखा होगा कि कई दिनों से जो तहरीक लब्बैक वाले हैं और दीगर जो उलमा इकराम हैं, और उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो वैसे ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को पसंद नहीं करते, वो लोग भी थे। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो बयान दिया था जिसकी बुनियाद पे ये सारा रौला चला पड़ा कि जनाब इन्हें तौहीन रसालत के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। इन्होंने जो खिताब किया था वो ये बता रहे थे जनाब ईसाई खवातीन से, जो मसीही खवातीन उनकी शादी के हवाले से। तो फिर वहां उन्होंने ये कोई ऐसी बातें कर दी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि जो दिल दिखाने वाली है। वो कह ये रहे थे कि ये ईसाई ये समझते हैं, लेकिन उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो हम अपनी जुबान पे नहीं ला सकते। वो अल्फाज इस्तेमाल किए, बंदे को गुस्सा आता है और बंदा समझता है ऐसे अल्फाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं बोले जाने चाहिए। ये भी तो कह सकते थे ना, सीधी सी बात है कि जनाब ये बाद में इन्होंने एक वजाहत जारी की कि जनाब मेरा कहने का मतलब ये था, मैं तो जनाब टॉलरेंस की बात कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाई उनके बारे में ये कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जनाब ईसाई खवातीन के साथ हमें शादी की इजाजत दी हुई है, ये बात कर रहे थे। अब ये भी तो कह सकते थे ना वो, ये तो सीधी सी बात है कि जो ईसाई हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, ऐसी बात भी कर सकते, इस अंदाज में भी ये बात बयान की जा सकती है। लेकिन उन्होंने जनाब कहा हजरत मरियम ने ये कहा होगा है और उन्होंने ये कहा होगा है, जैसे हम कहते हैं कि जनाब क़यामत तक कौन कौन लोग आएंगे जो ज़ाहिर मुसलमानों के दुश्मन होंगे। इसी तरह जनाब को वो जो अल्फाज है ना इन्होंने मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने वो इस्तेमाल किए, इसलिए इनको अब हिरासत में लिया गया। अभी तक मेरा ख्याल है कि वो जो तौहीन रसालत के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज करने के बाद वो मेरा ख्याल अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब MPO के तहत पकड़ा है इनको, तो बाद में देखें 30 दिन रहते हैं, 90 दिन रहते हैं, कितने दिन रहते हैं, चैलेंज करते हैं नहीं करते हैं। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब ये हिफाजती हिरासत है, जो अल्फाज हैं और जो रद्द-ए-अमल है उसके ऊपर। तो अगर ये हिरासत में रहते हैं सिक्योरिटी इदारों के, तो यानी बाहर इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, मैं ये समझता हूँ।
और दूसरी बात यह है कि जो कहीं ने मतलब क्या बात बीच में मैंने कहा था ना, वो राशिद शफीक का मैं जिक्र करूंगा। जब ये मस्जिद नबवी पे इन्होंने वहां हंगामा राई की थी ना, ये आए थे शहबाज शरीफ और फिर अपनी कबीना जो इनकी थी, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई है इन्होंने अदम एतमाद के जरिए, उसके बाद ये उमरा की अदायगी के लिए गए थे, मस्जिद नबवी में इन्होंने हंगामा राई की थी। बहुत सारे लोग थे वहां पे, एक वहां से भी आए हुए लोग थे बरतानिया से, वो पता नहीं नवाब चिक्कू पता नहीं क्या नाम था, बिस्तरे मरक पे पड़ा हुआ है, पता नहीं किस बीमारी में मुब्तला हो गया। तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि ना ये लोग जिन्होंने हंगामा राई की है ना वहां मस्जिद नबवी में, दुनिया में भी इन्हों ने खीर बड़ी भैड़ी होनी है। अल्लाह ताला का खुद हुक्म है कि अपनी आवाजें जो है, कुरान मजीद में हुक्म है कि अपनी आवाजें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची ना करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले। और इन्होंने वहां जो हंगामा किया था, नारे लगाए थे इनके खिलाफ, बल्कि मरियम औरंगजेब के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की थी, जैन बुकटी उनको बचा रहे थे जब ये। बहरहाल ये जो सूरत हाल है ना, अब इसमें ये जो अतर बिल्ला साहब की मैं बात कर रहा हूं, अब उनकी कश्ती भी मजदार में है। अब अतर बिल्ला साहब वो साहब थे जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसका जो सेक्शन 3 है, दफा 3 है, वो ये कहती है कि बैरून मुल्क अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा जुर्म करता है जो पाकिस्तान में भी जुर्म है, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज हो सकती है। इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, फवाद चौधरी भी उसमें शामिल था, इमरान खान के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई थी, फैसलाबाद में भी दर्ज हुई थी, इस्लामाबाद में भी दर्ज हुई थी। और ये जो राशिद शफीक है ये वहां था नारा लगाने वालों में, ये जब वापस आया इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस मुकदमे को चैलेंज किसने किया था और कहां किया था और किसने रिलीफ दिया था? वो अतर बिल्ला साहब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा था ये जनाब इनको कैसे जनाब आप ये इस मुकदमे में आप गिरफ्तार कर सकते हैं, ये तो वो है कि जहां पाकिस्तान का नहीं है भाई, ताज़ीरात पाकिस्तान में लिखा हुआ है। और कौन शख्स हो सकता है जो मस्जिद नबवी में बलवे को या हंगामा आराई को पहले मजहब का मामला ना समझे, लेकिन इन्होंने उनको रिलीफ दिया था। फवाद चौधरी साहब गए थे और फवाद चौधरी साहब के भाई जो है फैसल चौधरी वो वकील थे। अब अतर बिल्ला साहब ने जो खिताब फरमाया, कल मैंने उस पर भी इलाक किया था, तो इस हवाले से इतला ये है कि एक बड़ी अहम शख्सियत जो है उन्होंने इनकी तकरीर का जो मतन है ना, मुकम्मल मतन, ट्रांसक्रिप्ट जिसको कहते हैं, वो मंगवाया है। अब उसके बाद क्या सूरत बनती है, अब अतर बिल्ला साहब बड़े इंडिपेंडेंट जज बन रहे हैं। तो ये कल भी मैंने अर्ज किया था, आज मैं आपको सुनवा भी देता हूं जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने बात की थी जब उन्होंने ये इल्जाम लगाया था। जनाब इल्जाम क्या लगाया था, उन्होंने अपने फैसले में लिख दिया था कि ISI वाले जो मुदाखलत करते हैं अदालती मामलात में, बेंच अपनी मर्जी के बनवाते हैं। तो जो मैंने अर्ज किया था जनाब इन लोगों ने सोशल बाइकाट किया हुआ था, ये सुन ले, वो खुद कह रहे हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। सलाम दुआ छोड़ दी, ईद मुबारक तक छोड़ दी, विद द एक्सेप्शन ऑफ मियां गुल हसन औरंगजेब। और फिर इसके बाद जो बेनिफिशियरी थे अतर बिल्ला साहब चीफ जस्टिस नहीं बने, वो 3.25 साल छोटे थे, जूनियर थे उनसे, लेकिन ज़ाहिर है वो चले गए, जिनको मौका मिल गया उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, अतर मिनल्ला साहब मुझसे तकरीबन 3.25 साल जूनियर है। मस्जिद नबवी में हंगामा राई के हवाले से मैंने ये अर्ज किया था ना, अब फिर एक मरतबा मैं अर्ज कर रहा हूं कि जनाब जिन लोगों ने ये प्लान किया था, जो लोग इसमें अमली तौर पे शरीक हुए थे और जिन्होंने उनको फैसिलिटेट किया था, उनको रिलीफ दिया था, उनका अंजाम जो है ना दुनिया में कोई अच्छा नहीं होगा। ये सारे भुगत रहे हैं और वो साहब जिन्होंने रिलीफ दिया था ना वो भी भुगतेंगे, देख लीजिए आप। और दूसरा हमाद अजहर साहब ने जनाब जो कहा जनाब वो जो उनके वालिद साहब के इंतकाल से सीट खाली हुई थी, तो वो जनाब उन्होंने वो दस्तबरदार हो गए हैं और उन्होंने कहा जनाब मेरी फैमिली ने ये फैसला किया है कि जनाब इलेक्शन नहीं लड़ना और मेरा जो कजन है वो ये इलेक्शन लड़ेगा और उसके कजन जो है अरसलान ज़हीर उनका नाम है, तो वो जनाब कहते हैं कि वो अब मेरी जगह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अच्छा, अब ये तो एक उर्दू में कर दिया उन्होंने, एक अंग्रेजी में ट्वीट किया उन्होंने
अब उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि जनाब मुझे फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट का हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं है। फिर वो कहते हैं मैं कल्ला कल्ला पुत्रा, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वालदा किसी सदमे से गुजरे। और वो कहते पिछली दफा मेरे वालिद ने जो 82 साल उम्र है उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, अब जो है मेरे वालिद के भतीजे और मेरे कजन जो हैं चौधरी अरसलान जहीर ना वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इमरान खान है वो कहते उसको अपने फैमिली ने नामजद कर दिया, ये जमहूरियत है। ये चलाकी की थी इन्होंने, पीटीए वालों को कागज जमा नहीं करवाने दिए थे, खुद कागज जमा करवाए और फिर जो अपना कजन है उससे कागज कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे कागजात जमा करवाए थे ताकि कोई और ना आ जाए, ये हल्का हमारे पास ही रहे। और फिर वो कहते हैं कि अगर पार्टी ने मेरे हल्के से इलेक्शन के बाईकाट का फैसला ना किया तो ये इलेक्शन लड़ेगा इमरान खान जिंदाबाद, ये वो फरमा रहे हैं। अब पार्टी जो है वो तो जनाब इमरान खान जेल में बैठ के ये कह चुका हुआ है कि जिमनी इलेक्शन का हमने बाईकाट करना है, और पार्टी जो है वो कह रही है जनाब हमने इलेक्शन लड़ना है। ये मैंने अर्ज किया था कि इमरान खान ने जब ये कहा था कि जनाब बाईकाट करना है, ये जो सियासतदान है ये तो किसी सूरत भी अपने हल्के को खाली नहीं छोड़ना चाहेंगे। जो नहल हो गए हुए वो अपना बीवी बेटा भतीजा भतीजी कजन भाई किसी न किसी को जरूर लाएंगे, और ऐसा ही हो रहा है और इसी बुनियाद पे लड़ाई हुई है। अच्छा, आप पहले तो ये देख लें कि हमाद अजहर साहब और अरसलान जहीर साहब जिनकी बात कर रहे हैं कि जनाब, अच्छा ये अरसलान जहीर साहब जो है चौधरी जहीर जो है ना उनके साहबजादे हैं। चौधरी जहीर का इंतकाल हो गया हुआ है। ये 2018 में ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। गवर्नर साहब गवर्नर नहीं चौधरी सरवर वो भी पीपल्स पार्टी शामिल हो गया है। तो बड़ी अजीब सी एक सूरत तो पीपल्स पार्टी चली गया ना हो, तो ये जनाब 2018 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। फिर इन्होंने कहा कि जनाब वो मुझे खर्ची बच्ची लगाएं, फंड दे, इलेक्शन फंड, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर जनाब वो पार्टी ने जो है वो फंड नहीं दिए थे, तो जनाब ये फिर जनाब दस्तबरदार हो गए थे इलेक्शन से। ये वो फैमिली है। महादर साहब कह रहे हैं कि मैं फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन अपने कजन को वो हिस्सा बनवाना चाहते हैं। इससे ज्यादा दो रुखी या दोगलापन क्या होगा। अच्छा, दूसरा जो फिर ये इलेक्शन वाली बात है, तो इलेक्शन वाली बात पे जनाब लड़ाई हो गई है हलीमा खानम की और सलमान अकरम राजा की। सलमान अकरम राजा ने बड़े जनाब वो ट्वीट श्वीट किए हुए हैं जिनमें लगता है बड़े गुस्से में हैं, और उन्होंने कहा मैं इमरान खान से मिलूंगा और जनाब कहूंगा कि जनाब ये मैं मुझे ओहदे से अलहदा कर दें। वो कहते पहले भी मैंने ये कहा था उन्हें कि जनाब केस बड़े हैं 9 मई वाले और दीगर मुकदमात आप लोगों के खिलाफ, तो मुझे जनाब वकालत करने दें, तो ये सियासी ओहदा मुझसे ले लें। तो वो कहते हैं जनाब खान साहब ने कहा नहीं तो जारी रख, मेरा इस्तीफा जरा मुस्तरद करता सी। तो हूँ कहते जनाब एक ऐसा वाकया हो गया, आज एक ऐसा वाकया 25 दिसंबर का ये ट्वीट है, वो कहते 25 दिसंबर का ऐसा वाकया हो गया है कि मुझसे जो ये दो टोक फैसले का तकाजा कर रहा है ये मामला, और दो टोक फैसला यही है जो उन्होंने इशारा किया है कि जनाब मैं पार्टी का ओहदा नहीं रखूंगा। अब मसला क्या हुआ है, जराए ये बता रहे हैं कि हलीमा खानम ये कह रही है कि जब खान साहब ने ये कह दिया कि जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, तो पार्टी क्यों इलेक्शन लड़वा रही है लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे। तो वो कहती है जनाब ये पता ये चला है कि इन्होंने ये कहा कि जनाब ये सियासी कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें कोई 22 के करीब लोग जो हैं वो शरीक थे। 9 लोगों ने कहा जनाब के खान साहब ने जो कहा ठीक है, लेकिन 13 लोगों ने जो कहा कि नहीं इलेक्शन में जाना चाहिए। वही बात कि जनाब ये खाली नहीं छोड़ना चाहते सियासतदान जो किसी और के लिए, एक दफा जगह खाली छोड़ दी वो दोबारा आने नहीं देते जो जीत जाए वहां पे। तो ये अब ये इमरान खान जो हलीमा खानम इसका ये कहना कि इन्होंने जीतने नहीं देना, ये जो हम मकबूलियत का बयानिया बना रहे हैं ना, ये बयानिया पिट जाएगा फिर। लेकिन जो वो कह रही है ना जीतने नहीं देना, लेकिन मुझे जो लग रहा है 2 हल्कों से मैं वाकिफ हूं, एक जहां लाल तारा लड़ रहा है और दूसरा जहां ये इनके ये वाला हल्का है हमाद अजहर वाला। यहां नून लीग दे नेड़े भी नहीं फटकना किसी ने, इतनी वाज़ेह जीतना जितना उन्होंने। बाकी मुझे नहीं पता कहां पर फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक कहने के जनाब एक महादा भी हो गया है कि जहां दूसरे नंबर पे ये तो पीटीआई वालों की सीटें थी ना, नहली की वजह से वो जहां जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जनाब जो जिस पार्टी का बंदा दूसरे नंबर पे होगा ना वो
लड़ेगा, उसके मुकाबले में दूसरी जमात का बंदे लड़ेगा। सारी सीटें एक सीट जो है जमशेद दस्ती वाली, वहां शायद दूसरे नंबर पर आया था पीपल्स पार्टी वाला, वरना हर जगह तो ये नून लीग वाले थे। तो जमशेद दस्ती वाला इलेक्शन जो है वो स्टे इस वक्त रुका हुआ है। तो जब इलेक्शन होगा तो वो पीपल्स पार्टी सीट जो है वो निकाल सकती है। तो दूसरी बात यह है कि अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर तो ये सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, सिस्टम जो है स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। अगर सिस्टम स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा तो फिर पीटीआई को नहीं पूछना। एक कहती है कि रोला शला पा के रखो, अफरा तफरी, इंतशार, ये इनकी ख्वाहिश है, नीमा खानम की और इनके भाई की। अच्छा, और दूसरी जो आखिरी ये बात है कि वज़ीर आज़म साहब जो ने जनाब दौरा करना पड़ गया कतर का, वजह उसकी क्या हुई? जब ये इमरान खान साहब थे ना, तो आपको याद होगा शाहिद ककार अब्बासी ने कतर के साथ ये जो लिक्विड गैस है इसका जनाब एक मुआहदा किया था। इमरान खान साहब और उनकी कबीना ने जनाब शोर मचा दिया कि जनाब ये जो शाहिद ककार अब्बासी है, इन्होंने जनाब LNG का जो मुआहदा किया कतर के साथ, ये तो बड़ा जनाब महंगा इन्होंने कर लिया, हालांकि वो बाकी दुनिया की निस्बत सस्ता हमें वो दे रहे थे सौदा जो है। ये जनाब इन्होंने वो सौदे मनसूख कर दिए, उनके जो कार्गो शिप्स आ रहे थे जनाब रुके हुआ, यहाँ बहरान पैदा हो गया गैस का। फिर इनको समझ आई कि ये तो गड़बड़ होगी, फिर ये कतर के पास भागे भागे गए। एक तो इन्होंने महंगे दामों उनके साथ सौदा किया दोबारा, और दूसरा एक जो गलती कर ली इन्होंने, वो गलती ये की जनाब इन्होंने कि जनाब वहां 2019 की ये मैं बात बता रहा हूँ, रऊफ क्लासरा साहब ने इसको रिपोर्ट भी किया है। इनके जो एनर्जी के मशीर थे ना नदीम बाबर साहब, वो जनाब गए कतर और उन्होंने जनाब जो पहले वाला वादा था ना उसको रिवाइज किया। रिवाइज एक एग्रीमेंट हुआ दोनों के दरमियान। अब कतर वाले नाराज थे जनाब, ये आपने क्या किया, सौदा मनसूख करने की कोशिश की आपने। तो इन्होंने जनाब उसको खुश करने के लिए ना, पहले ये था कि हमारी जो जरूरत थी ना वो 5 कार्गो शिप्स थे, इन्होंने कहा जनाब 4 और दे दिया करें, हम हमें 9 दे दिया करें, और ये माहदा 10 साल के लिए कर लिया 2029 तक। और 2029 तक जो ये इन्होंने किया है, तो जनाब एक जो है ना कार्गो शिप वो 9 अरब में पड़ता है। ये जो माहदा है इसके तहत पाकिस्तान ने 177 कार्गो शिप्स जो हैं वो 2019 से लेके 2029 तक खरीद लिए उस माहदे के तहत। अब ये देख लें कि 9 अरब का अगर एक जो है कार्गो शिप है, तो ये जो 177 हैं वो बनते हैं 16 खरब रुपए तकरीबन। ये भाई साहब जो है ऐसे चूना लगवा के आ गए थे। अब वज़ीर आज़म साहब को वहां जाना पड़ रहा है। वो कहते ना पंजाबी कि जनाब हत्था ना दित्तियां गन्ना दंदा ना खोलनियां पैंदियां, इहदियां दित्तियां गन्ना जिहड़ियां ना वो दांतों से खोलने जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। जाके तरला तुरला मारने यार इन्ना ना करो यार, तुम देखो जनाब असं डबल पैसे दे रहे हैं तुहानू, सन तो पंजां दी जरूरत है, 4 इजाफी असी क्यों लीए यार, जान दो। और कतर वाले जो मेरा ख्याल मान भी जाएंगे। और आखिर में कल मैंने अर्ज किया था जनाब जो 25 अरकान असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस रिश्तों वाले, वो जनाब स्पीकर साहब कह रहे हैं दोबारा हलफ लेना है, और वो मैंने कहा था वो नहीं मानेंगे लोग। तो जनाब कल जो है इजलास हुआ वहां पे, उन्होंने जनाब हलफ दो, उनके चल दो, और उन्होंने वो वॉकआउट करके बाइकाट कर गए। तो ये तो इनकी सूरत हाल है ना, ये आइन के मुताबिक चल रहे हैं। इनका काम मुझे लग रहा है कि सिर्फ इंतशार फैलाना है। इंतशार पसंदी जो है इनकी, मेरा ख्याल है कि इनकी फितरत सानिया है, फितरत नहीं मैं कहता, फितरत सानिया बन चुकी है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।